Hello everyone. I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही हिस्टोरिकल टॉपिक है और इट डील्स विद द वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड ऑल्सो समटाइम्स ही इज हेटेड मोर, समटाइम्स ही इज लव्ड मोर। तो हम ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वी कॉल हिम एज विद, जब हम छोटे थे हम उनको बोलते थे चाचा जी। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में भी, मेन सिलेबस में इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स और इंडियाज ग्रेट लीडर्स, इस तरीके से सिलेबस भी मेंशन किया गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि अपने जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो क्या क्या स्ट्राइव करे हैं, क्या क्या स्ट्रगल करे हैं, उनके क्या क्या रणनीति रहे हैं और किस तरीके से आज़ादी लाए हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट करे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस लो, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और हमारा जो डिस्कशन है वो बेसिकली इट इज़ कंप्लीटली फोकसिंग ऑन व्हाट, जवाहरलाल नेहरू। जो भी ये सुन रहे हैं लेक्चर उनके लिए ये बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगी, उनके पीरियड में उनके पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स है, अलॉन्ग विद दैट उनका जो माइंडसेट था टुवर्ड्स ए नेशन, नेशन बोलते क्या, ओके, दैट इज व्हाट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लेट अस गो एट। तो हम पढ़ने वाले बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ओके, कि ये बोलते हैं कि पहले से ही पैसे वाले थे, सूट बूट में रहते थे। डिड ही लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ, क्या ये सही है? ओके, और डिड ही रियली फॉट फॉर द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो ट्रुथ क्या है ये हम फैक्ट से ये एस्टेब्लिश करेंगे। डिड ही रिजेक्टेड कम्युनल पॉलिटिक्स, ओके, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की डिड ही रिजेक्टेड कम्युनल पॉलिटिक्स और वांटेड टू हैव एक इंडिया, wanted to have a nation which is free from any communal politics, wanted to have a nation of homogeneity, wanted to have a nation of unity। तो उनका क्या था उसमें, वो भी हम देखने वाले हैं। किस तरीके से वो एक देश किस तरीके से होना चाहिए वो सोचते थे, क्या कम्युनिकल पॉलिटिक्स वहाँ पे होना चाहिए या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके से उनका पर्सपेक्टिव था विद रिगार्ड टू द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री। और हम पढ़ेंगे कि क्या वो पावर ग्रीडी थे, क्या उनके पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से रही और उनके मिस्टेक्स क्या क्या रहे और एक पीरियड ऑफ टाइम मिस्टर नेहरू के मिस्टेक्स क्या क्या रहे। ओके, वो एक डेमोक्रेट एट हार्ट थे नेहरू, वो भी हम प्रूव करेंगे। नेहरू का जो ट्रस्ट था ऑन लाल बहादुर शास्त्री, क्या वो रियली बिलीव करते थे कि उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आना चाहिए, क्या वो बिलीव करते थे डायनेस्टी पॉलिटिक्स में? इन सब के आंसर आपको मिलेंगे मेरे लेक्चर में, दैट इज आई एम ब्रिंगिंग टू यू। लेट अस गो अहेड। ठीक है, तो एक ये न्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो आज आया है, राइट, मुझे बहुत पसंद आया है और एग्जामिनेशन रिलेटेड भी है। ठीक है, तो एक इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है, ओके, ऑनलाइन बहुत सर्कुलेट हो रहा है, आप देखे होंगे। सो जवाहरलाल नेहरू है और 3 जर्नलिस्ट है, 3 ब्रिटिश के इधर उधर के वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के जर्नलिस्ट हैं। तो ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन BBC, ओके, नेहरू टॉक्स अबाउट, तो ये हर पेपर में ये दिखा गया है। सो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इनकी पर्सनालिटी एज बिकॉज बहुत ऑनलाइन ट्रेंड हुई है तो इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1953 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने एक इंटरव्यू दिया था टीवी पे, जिसमें 3 ब्रिटिश के न्यूज़ एडिटर्स से, एडिटर्स का मतलब है टॉप लेवल, ओके, जो लोग होते हैं मीडिया में वो एडिटर का रोल करते हैं, तो दे विल ओनली एडिट की क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो ये रिसेंटली बिकेम ए टॉकिंग पॉइंट लाइन इन टाइम्स, वेदर आजकल के ज़माने में जब PM रहो या CM रहो, कोई जर्नलिस्ट से भाग रहे हैं, ओके, ना तो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन और आंसर्स जर्नलिस्ट के ले रहे हैं। अभी हम देखते हैं वो ज़माने के PM, ओके, जो आराम से बैठ के 3 एडिटर से बात करते हैं और हर क्वेश्चन का जवाब देते रहते हैं। ठीक है, येट द नेहरू डिबेट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू सोशल मीडिया, ही इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट ऑफ फियर्स पॉलिटिकल टसल। इनकी ज़िंदगी सिर्फ सोशल मीडिया में इंटरव्यू देने तक सीमित नहीं है, ओके, इनके बारे में बहुत बोला जाता है और इनके बारे में बहुत कहा जाता है और इनके जो भी अचीवमेंट्स है उसको निकारा जाता है। और 2 तरह के लोग हैं जो इनको एक समझते हैं कि डेमी गॉड बोलते हैं कि आधे खुदरत है, ये आधे खुदा है जो कि इंडिया को इतना अच्छे से डेवलप किए हैं द बिगिनिंग ऑफ द कंट्री, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक डीमन थे, ये एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं थे। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों समझते थे? तो एक समझते थे विलन
ओके, दूसरे समझते थे डेमीगॉड। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे और एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर नेहरू जी की क्या थी लाइफ और क्या उनके अचीवमेंट्स है। सो लेट अस सी दिस। ठीक है, एज ए विलन अगर हम देखते हैं, एक तरफ के लोग कहते हैं कि अब रिसेंटली देखते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो कि बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, तो रिसेंटली क्या हुआ, कर्नाटक का एक एक्ट था इंडिपेंडेंस डे का एक्ट, वो एक्ट में नेहरू जी का पोस्टर नहीं था, उनकी इमेज नहीं रखे थे। बोल तो इंडिपेंडेंस डे के दिन नेहरू जी का फेस नहीं रहना, आप समझिए कि ये कितना जस्ट लाइक कि पतंग को तागा नहीं है, लाइक समझ गए आप, आसमान में बादल नहीं है। तो इतना तो लोग समझते हैं कि नेहरू जी जब थे फ्रीडम फाइटर, ओके, इट्स नॉट कि नहीं थे, राइट। तो उनका इंडिपेंडेंस डे के पोस्टर में से ही उनका वो निकाल देना, उनकी पिक्चर ही निकाल देना, उनका डिसअपीयरेंस कर देना, वो बहुत डिस्ग्रेसफुल है, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। ओके, और जब पूछा गया है क्यों आप नेहरू जी के फोटो निकाल दिए हैं, तो बीजेपी के ऑफिशियल कहते हैं कि नहीं, हम इंटेंशनली उनका फोटो नहीं रखे। ओके, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी इंडिपेंडेंस लाने के लिए, जब इंडिपेंडेंस हो गई थी तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्हों खत्म क्यों नहीं करे, क्यों अभी तक कांग्रेस चल रही है, क्यों वो लेगेसी चलते गई है, क्यों वो कांग्रेस को बंद क्यों नहीं करे, डिसबैंड क्यों नहीं करे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हो गया था। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं बीजेपी के ऑफिशियल कि इन्होंने इनका बहुत बड़ा रीजन था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। तो ये एक तो कांग्रेस की लेगेसी, उनकी लेगेसी आगे रखने के लिए अपने ग्रीडीपन के लिए देखे हैं यहाँ पे, और दूसरा क्या है, पार्टीशन के जिम्मेदार यही है। तो इस तरीके से कर्नाटक के ऑफिशियल्स कहते हैं बीजेपी के। और रिसेंटली लास्ट ईयर क्या हुआ, गवर्नमेंट की ह्यूमन राइट्स कमीशन में से आज़ादी का अमृत महोत्सव वो जब बना रहे थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो फिर यहाँ पे भी नेहरू जी की इमेज वहाँ से भी निकाल दी गई थी। और स्पीचेस मेड बाय बीजेपी लीडर्स ऑन फ्रीडम मूवमेंट रेयरली रिफर्स टू व्हाट नेहरू। तो बीजेपी रिलेटेड अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सुनते हैं या किसी ऑफिशियल के मुंह से सुनते हैं, तो वो कभी नेहरू जी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो थोड़े लोग उनको विलन समझते हैं। अब यहाँ पे आइए, थोड़े लोग उनको समझते हैं डेमी गॉड। ऑन दी अदर हैंड, कांग्रेस हमेशा उनको एक लॉयन, एक शेर की तरह बताती है कि देखो इंडिया के लिए कितना करे हैं, जीते ब्रिटिश के रूल में भी करे हैं, ब्रिटिश जाने के बाद में एज ए पीएम 2 टाइम सर्व करके भी बहुत करे हैं। ऑन द अदर हैंड, कांग्रेस को हमेशा ये गालियां पड़ती हैं कि आप नेहरू के बारे में ही क्यों बोलते हैं, जब आपके सुभाष चंद्र बोस भी थे, जब आपके पास वल्लभ भाई पटेल भी थे, क्यों बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2009 के आरटीआई के हिसाब से बहुत सारे स्कीम्स, बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नेम्ड आफ्टर नेहरू। अराउंड 450 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नेम्ड आफ्टर नेहरू गांधी फैमिली ओनली अंटिल टुडे। तीन मूर्ति हाउस जो है, वेरी वेरी फेमस हाउस, ये एक्सक्लूसिवली नेहरू जी के नाम पे, नेहरू जी के रिलेटेड, उनके जिंदगी के रिलेटेड ही बना गया है। बट जब कांग्रेस के जो पीएम बने थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके लिए ये त्रिमूर्ति हाउस में जगह क्यों नहीं है? क्यों ये त्रिमूर्ति हाउस जो कि वेरी फेमस हाउस ऑफ द कांग्रेस है, वहाँ पे नेहरू जी के ही अचीवमेंट्स, उनके ही चीज़ें क्यों रखी हुई है, क्यों पीवी नरसिम्हा राव की नहीं है? इसका मतलब क्या है, नेहरू और गांधी फैमिली हमेशा उनकी ही फैमिली को प्रमोट करते हैं और बाकी लोगों को नहीं करते हैं। तो बेसिकली नेहरू की फैमिली और गांधी फैमिली समझते हैं कि ये डेमी गॉड है, थोड़े लोग समझते हैं कि ये विलन है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हम कर देंगे यहाँ पे। देखिए, नेहरू वॉज वेरी वेरी पैशनेट एडवोकेट ऑफ व्हाट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि इनके ही प्रिसाइडिंग ईयर में 1929 में लाहौर कांग्रेस में तो ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो इनके ही नेतृत्व में, इनके ही लीडरशिप में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। ओके, इन 1927 ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट इन लखनऊ, नेहरू कंटिन्यू टू स्टैंड डेफिएंटली, ओके, व्हाइल बीटन बाय ए ब्रिटिश माउंटेड पुलिसमैन। तो वो मार भी खाए थे, बहुत गहरे उनको चोट भी लगी थी ब्रिटिश के पीरियड में, तो वो सहे थे। ठीक है, तो आप देखते हैं इनके 2 कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, ओके, वो मारा भी खाए थे। वन नेशन मेनी फेट्स, नेहरू सर्व्ड 9 जेल टर्म्स, उनकी जिंदगी में 9 बार जेल जा चुके थे। एक तो जेल उनकी 4 साल की थी, बहुत रिग्रेस पनिशमेंट, 4 साल बिताए थे उन्होंने। ओके, एंड टू एक्यूज नेहरू की वो कुछ नहीं करे इंडिया के लिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि फैक्ट्स ये बताते हैं कि वो बहुत कुछ करे हैं। ठीक है, फाइन। अभी नेहरू हमेशा
कम्युनल पॉलिटिक्स रिजेक्ट करते हैं। जब मुस्लिम लीग बनी थी तो नेहरू ने कहा था कि ये एक मैड स्कीम है, ये एक फैंटास्टिकल गंदा आइडिया है, एक बैकवर्ड और एक रिएक्शनरी प्लान है, एंड ही रिजेक्टेड, कंप्लीटली रिजेक्टेड दैट मुस्लिम्स वर शुड बी हैव ए सेपरेट नेशन। ये पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट करते थे। जिन्ना के जो भी टॉक्स है वो नॉनसेंस टॉक्स है, वो नैरो माइंडेड कम्युनलिज्म है, इस तरीके से हार्शली क्रिटिसाइज करते थे जिन्ना को भी, जो कि देश को डिवाइड करना चाह रहे थे कम्युनल लाइंस पे। उसी तरीके से वो हिंदू महासभा जो कि हिंदू के लिए लड़ रही थी, उनकी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही थी, उनको भी वो बहुत शार्प वर्ड्स में क्रिटिसाइज करते थे। आई एम अपोज टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स बीइंग गिवन टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नेहरू रोड इन 1929। तो आप समझो, तो ये हमेशा फियरली रिजेक्ट करते थे सावरकराइट हिंदू महासभा का कॉन्सेप्ट। तो सावरकर की जो महासभा थी, हिंदू महासभा, तो वो उनको भी रिजेक्ट करते थे और बहुत हास्ट में दो भी कंडेम करते थे, ना मुस्लिम लीग का सपोर्ट करे, ना हिंदू महासभा का सपोर्ट करे। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश के हित में, देश के नेशन में, देश के वननेस में बिलीव करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, इंसान थे, ठीक है। अभी पॉलिटिक्स, पावर एंड मिस्टेक में ये भी हुआ, इनसे अच्छे भी थे तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बुरे भी रहेंगे। डार्क शेड्स आर देयर विद एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। नेहरू वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशंस थे उनको अपनी जिंदगी के करियर को लेके। पावर परस्यूइंग कांग्रेस पॉलिटिशियन थे, हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते थे। फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट ग्रुप्स कुड वीकन ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक कांग्रेस, उन्होंने कहा था 1939 में। ओके, तो अगर छोटे छोटे पार्टी बनेंगे इंडिया में तो कांग्रेस को बड़ा खतरा होगा। इसलिए जब कम्युनिस्ट का जो पीरियड जब आसमान छू रहा था, ओके, तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाएगी, वो डर से उन्होंने 1959 में स्लोली ही हैज डिसमिस्ड व्हाट, ओके, द सीपीआई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ नंबूदिरिपाद गवर्नमेंट इन केरला। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर दिए थे, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट पॉपुलर छोटे छोटे गवर्नमेंट्स नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पार्टीज नहीं रहने चाहिए, ऐसा भी उनका नजरिया था। हाउएवर the charge that Nehru should be awarded himself the Bharat Ratna in 1955 has been contested. Okay, fine. So this is also there. नेहरू का और एक क्या मिस्टेक था, ये तो इनका एक पॉलिटिक और पावर लेने का एक तरीका था। यहाँ पे क्या है, नेहरू मिस्टेकनली ट्रस्टेड चाइना बाय अनाउंसिंग व्हाट पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ 1954, क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वार हुई है। जब पंचशील अग्रीमेंट होने के बाद में नेहरू जी ने ये नहीं सोचा कि चलो भाई चाइना धोखा भी दे सकता है, तो उन्होंने पंचशील अग्रीमेंट करके ये समझ लिया था कि चलो भाई अब हमारे बॉर्डर्स पे पीस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो उनकी बहुत शॉर्ट साइटेड व्यू थी, विच हैज लेड टू 1962 इंडो चाइना वॉर। तो वो नहीं समझ सके थे कि चाइना धोखा भी देगा। ओके, सो नेहरू के जो कश्मीर की जो पॉलिसी थी वो भी कंफ्यूज थी। पहली बात तो वो उनके ग्रेट फ्रेंड शेख अब्दुल्ला, ओके, और उनकी जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, उनके लिए वो जम्मू एंड कश्मीर, जो भी जम्मू एंड कश्मीर थी वो जीतना चाहते थे। नेहरू वो जम्मू एंड कश्मीर जीतना चाहते थे, खुद से नहीं, उनके फ्रेंड शेख अब्दुल्ला से जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को जीतना चाहते थे। बट उसके बाद में क्या हुआ, 1953 में ए फ्यू मंथ्स आफ्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी डाइड, नेहरू जेल्ड अब्दुल्ला फॉर ओवर ए डिकेड, 10 साल जेल में भिजा दिए। ओके, अगेन नेहरू अमेंडेड आर्टिकल 19 in 1951 एंड इनैक्टेड अफस्वा in 1958, एब्रिजिंग बोथ फ्री स्पीच एंड सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, कभी नेहरू जम्मू एंड कश्मीर के लिए लिबरल होते हैं, कभी नेहरू समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक खतरा है तो वहाँ पे अफसा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी पॉलिसी हमेशा कंफ्यूज रही है कि एक्चुअली करेंगे क्या जम्मू एंड कश्मीर से। सो दैट इज़ व्हाट ही डिड नॉट मेक ए प्रॉपर प्लान। अगर वो तभी एक प्रॉपर प्लान बनाते थे तो ये अब आजकल ये नौबत नहीं होती थी। बट हम हर चीज़ पे उन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके बाद जो भी आए हैं तो वो भी तो काम करना था। बट जब तो चलो फोर साइड जो सोचे थे वो हुआ नहीं, तो दैट इज भी। अभी नेहरू एक डेमोक्रेट भी थे, बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में, बट नेहरू कंसिस्टेंटली पुश मॉडर्न डेमोक्रेसी। ओके, क्योंकि वो कभी भी क्वेश्चन से नहीं डरते थे, अपोजिशन से नहीं डरते थे। वो हमेशा जितने अटैक्स लोग करते थे उनके ऊपर, जितना क्रिटिसाइज करते थे, वो अपने आप पे लेते रहते थे। ओके, हिंदू नेशनलिस्ट करते थे उनके ऊपर अटैक, सोशलिस्ट करते थे, और यंग अटल बिहारी वाजपेयी भी उनको करते थे। ओके, नेहरू इंदिरा गांधी के जैसे नहीं थे
इंदिरा गांधी जैसा कि सेक्युलरिज्म रहो, जो कि इंस्टीट्यूशंस को वो इमरजेंसी लागू करके अपना जो ऑटोक्रेटिक रूल थोड़ी देर के लिए चलाए थे, नेहरू वैसे नहीं थे। नेहरू एक विजिलेंट सेक्युलरिज्म करने वाले थे, सेक्युलर कंट्री होना। ओके, एंड ही डेवलप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत सारे इस्टेब्लिश किए हैं, चैंपियन रेशनलिटी सुपरटिशियस को निकाले हैं सोसाइटी में, साइंस को बढ़ावा दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी इंडिया को दिए हैं वो आज तक हमेशा अपलाउड हम करते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी का नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब पूरी दुनिया यूएस के पास थोड़े कंट्रीज चले गए थे, रशिया के पास थोड़ी चले गए कंट्रीज चले गए थे, इंडिया ने, नेहरू ने कहा था ना हम इनसे अलाइन होंगे ना हम इनसे अलाइन होंगे, वी विल फॉलो ए नॉन अलाइनमेंट, मीन्स हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा हम उसके साथ परसू करेंगे। वी आर नॉट ए ब्लॉक ऑफ वेस्ट, वी आर नॉट ए ब्लॉक ऑफ स्टेट, ईस्टर्न साइड, वी वांट टू लिव पीसफुली विथ एवरीवन। ये जो पॉलिसी थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आज तक भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़बरदस्त मानी जाती थी, और हम ये फोर रनर थे। मतलब क्या है, ये नेहरू जी ये फॉरेन पॉलिसी को स्क्रैच करने में, ओके, इसको ओरिजिन करने में एक फाउंडिंग मेंबर भी थे, ठीक है। बट क्या नेहरू का इतना अच्छा जो योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में, 4-4 साल जेल गए थे, ठीक है, उसके बाद में अफसा भी इम्प्लीमेंट करे, उसके बाद में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए, साइंटिफिक आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए, तो क्या इनके जो सक्सेसर थे, जो इंदिरा गांधी जी, नॉट सो पॉपुलर बिकॉज उनके तो आयरन लेडी बोलते थे, ऑटोक्रेटिक इमरजेंसी, फिर ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल, ये सब भी करे थे, क्या आगे के जो भी सक्सेसर के वजह से इनको आज गाली दी जा रही है? ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नेहरू कैन नॉट नाउ by any side, by any way, he cannot be responsible for any actions done by राजीव गांधी रहो या सोनिया गांधी रहो, राहुल गांधी रहो, उनसे उनका मतलब लेना देना नहीं है। तो आज के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जो भी मिस्टेक्स करे हैं, तो हम नेहरू जी को क्यों बोल सकते, नहीं बोल सकते? तो उनके अपने ही अलग से अचीवमेंट्स हैं। ओके, while he lived, नेहरू was no proponent of dynasty। और भी याद रखिए, नेहरू जी ने कभी भी डायनेस्टी रूल प्रपोज नहीं किया था, एंड इट कॉल्ड ए होल्डली अनडिजायरेबल एंड अनडेमोक्रेटिक थिंग बोल के उन्होंने कोड भी किया था। इन 1960 नेहरू रिपीटेडली सिंगल आउट शास्त्री फॉर प्रेस, एंड शास्त्री को 1960 में 2 साल उनका टर्म होने आ रहा, तो नेहरू जी ने शास्त्री को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी थी। मतलब क्या, अगर मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी आपको स्लोली सोचते रहूँगा, मतलब क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो नेहरू जी शास्त्री पे हमेशा प्रेस करते थे, उनको हमेशा अच्छा बताते थे, और हमेशा ये उनको मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिए थे। इतना दे दिए थे कि इंदिरा गांधी जी 1963 में जब उनके साथ थी, कि उनको पता चल गया था कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं जाऊंगी इंग्लैंड। तो इंदिरा गांधी जी इंग्लैंड रेडी हो गई थी, इंडिया छोड़ के इंग्लैंड में जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर होने का नहीं है, क्योंकि नेहरू जी ने जो भी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो पूरे लाल बहादुर शास्त्री जी को दे दी थी, ठीक है। तो दैट्स वाई जो भी कहते हैं कि वो डायनेस्टी प्रमोट करते हैं, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग था। नेहरू और उनके फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं उनके कैसे कन्वर्सेशन है नेहरू जी के उनके दोस्तों के साथ, तो आप बोलते हैं कि उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होंगी। नेहरू डिड नॉट क्रिएट ए नेहरू कल्ट, वो जैसा सोचते हैं उसको फॉलो करके कभी नहीं बोले। इनफैक्ट ही रोट एन एनोनिमस, ओके, 1937 में एक आर्टिकल लिखे थे, वो आर्टिकल का नाम था राष्ट्रपति, ओके, और उसमें उन्होंने हमेशा ये कहा था कि महात्मा गांधी वॉज ऑलवेज अवर बिलव्ड लीडर, ओके, एंड उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश नारायण उनके बहुत डियरेस्ट एंड वैल्यूड कॉमरेड हैं। नेहरू जी ने ये भी कहा था, एक वो नेताजी को लेटर लिख रहे थे, तो एड्रेस किस तरीके से करे थे, माई डियर सुभाष, ओके, और बोस के लिए जब वो लेटर लिखते थे, आई कैन नॉट से नो टू यू माई बोस। सो पटेल एंड नेहरू वर्कड एज क्लोज कोलीग्स थ्रू आउट फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। और जो भी दोनों में था, नेहरू हेल्ड वल्लभ भाई पटेल एज ओल्डर ब्रदर विट्ठल भाई पटेल एज ए पर्सनल इंस्पिरेशन। तो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल से बहुत इंस्पिरेशन भी लेते थे नेहरू। तो जब उनकी हम दोस्ती और उनके जब रिलेशंस देखते हैं, बहुत ही प्योर, बहुत ही बड़ी ओपन हार्टेड उनके कन्वर्सेशंस रहे हैं उनके दोस्तों के साथ। तो ये कहना कि नेहरू जी अपने ही लोगों से धोखा करते हैं, अपने ही लोगों से आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो गलत था। वो हमेशा हर एक को प्रेस करते थे। सो सेइंग सुभाष आई कैन नॉट से नो टू यू, मतलब क्या है, मैं आपको ना नहीं करता। तो उनको देखिए, उनके दिमाग में सुभाष चंद्र बोस की क्या हाइट ऑफ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होंगी। सो दैट इज व्हाई ही इज एबल टू से दैट आपको मैं नो नहीं बोल सकता, ओके। बट आज के ज़माने में हम एक ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है आजकल कि वो आइडियोलॉजी में नेहरू का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो चुका है।
टुडेज जो राइट विंग जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ओके, टू पुट आउट फैक्ट्स ऑन नेहरू, ओके, एंड यूजफुल करेक्टिव्स टू कांग्रेस नेहरू वर्शिप, बट वाई डिमिनिश नेहरू इटसेल्फ। अगर इनको प्रॉब्लम है, राइट विंग को, जो भी गवर्नमेंट है उनको प्रॉब्लम है कांग्रेस से, तो कांग्रेस से प्रॉब्लम होनी चाहिए और उनके नेहरू जी के जो भी मिस्टेक हुए वो मिस्टेक्स पे बात करनी चाहिए और उनके अचीवमेंट पे भी बात करनी चाहिए। मगर कंप्लीटली नेहरू जी के अचीवमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट करते हुए वो कुछ करे ही नहीं, ऐसा बोलना बहुत गलत है। नेहरू मस्ट बी असेस्ड व्हाट्स and all in the context of ideas, events and limitations of the time। तो नेहरू को हमेशा असेस करना होगा कि वो किस तरीके आइडिया फॉलो करते थे, कहाँ क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे वो कंट्री में वो टाइम पे, और गवर्नमेंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज नहीं थे, लिमिटेशंस कितनी थे। तो उनका जो असेसमेंट है उनके टेन्यूर का, वो असेसमेंट टेन्यूर ए यंग नेशन बॉर्न हुआ था, वो लिमिटेशन, वो रिसोर्सेज, वो पूरे मद्देनजर रखते हुए उनका जो पीरियड था उसको असेस करना चाहिए। मगर टू डेनिग्रेट हिम पर्सनली उनके ऊपर अटैक करना एंड टू इरेज द हिस्ट्री ऑफ अवर फर्स्ट पीएम इज श्योरली ए डिससर्विस टू इंडिया, बिकॉज इंडिया बना उनके वजह से भी बना। आई एम सेइंग उनके वजह से भी बना। उन्होंने एक भी डायरेक्शन थे, ही वॉज ऑल्सो ए टॉर्च बेरर। उनके बाद फिर आए टॉर्च बेरर, फिर आए टॉर्च बेरर, फिर आए टॉर्च बेरर, मगर कंप्लीटली उनको आज़ादी से परे कर देना, दैट इज वेरी रॉन्ग। इट्स ए not a disservice to a nation, it's a disrespect to the nation itself, not to a Congress। ठीक है, thanks a lot for reacting to me, have a nice day, bye bye, take care।